लास्ट लेक्चर में पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव के केस में रेडियली इनवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की सरफेस से हमेशा स्टार्ट होती हैं, कितने एंगल पे, 90 के एंगल पे, और नेगेटिव चार्ज की सरफेस पर वो टर्मिनेट हो जाती हैं। फिर हमने कहा अगर किसी पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा हैं किसी दूसरे पॉइंट की निस्बत, तो उस पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वो बातें थी जो हमने सिंगल चार्ज के लिए बात की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस आ जाएं, यानी अलग-अलग चार्जेस हों, तो उस केस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान कैसा होगा। तो मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ होंगी। लेकिन देखें ज़रा यहाँ पर जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है तो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो कर्व की फॉर्म में है। तो इस केस में ये कर्व लाइन कैसे बनती हैं, इसके लिए मैंने ये एक पॉइंट सेलेक्ट किया है पॉइंट ए, और एक पॉइंट सेलेक्ट किया है पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट ए पर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दूं तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जब वो पॉइंट ए पर होगा, ये वाला जो चार्ज है ये भी फोर्स लगाएगा और ये वाला जो चार्ज है ये भी फोर्स लगाएगा। तो इस पॉइंट ए पर, ये मेरे पास अगर पॉइंट ए है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर को होगी, इधर को, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर को होगी, इस डायरेक्शन में। तो मैंने दोनों जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं। ये इस चार्ज की वजह से जो आपके पास लाइन है वो ये वाली है, और इस चार्ज की वजह से जो लाइन है वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगी, और उसको मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ से एक ये हमारे पास फोर्स लग रही है, ये वाला चार्ज लगा रहा है, एक हमारे पास ये फोर्स लग रही है, वो ये वाला चार्ज लगा रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर को जाएगा, क्या वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्या वो इस डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, ना वो इस डायरेक्शन में जाएगा ना वो इस डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि वो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए मैंने ये फर्स्ट वेक्टर मान लिया और इस सेकंड वेक्टर को बिल्कुल पैरेलल आके यहाँ पर ऐड कर दिया। तो फर्स्ट वेक्टर में मैंने सेकंड वेक्टर को ऐड किया, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट जो है वो कुछ यूँ आ जाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इस पॉइंट ए पर रखूँ तो वो इस लाइन को फॉलो करेगा जो कि दोनों का रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इधर से लाइन आ रही है तो वो लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरह से टर्न कर जाएगी, यानी कि वो कर्व की फॉर्म में होगी। और ये देखें, ये मैंने लाइन जो है ये कर्व बनाई हुई है। अब अगर पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को है, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इधर को है, नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो वो रिजल्टेंट मेरे पास जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और उधर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस आ जाएं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह होगा। तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रखी है मैंने। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस इधर से निकलेंगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस इधर नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। किस एंगल पे यहाँ से लाइन निकलेंगी, 90 के एंगल पर। किस एंगल पे यहाँ लाइंस एंटर होंगी, 90 के एंगल पर। लाइंस स्टार्ट कहाँ से होंगी, चार्ज की सरफेस से। लाइंस टर्मिनेट कहाँ होंगी, चार्ज की सरफेस पे। इस केस में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि इस पॉइंट y पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को होगी और नेगेटिव की वजह से इधर को होगी। अब वो चार्ज किधर को जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस तरह से हम हर पॉइंट पर रिजल्टेंट ड्रॉ करके ये देख सकते हैं कि जब हम दो चार्जेस लेके आते हैं, चाहे वो लाइक चार्जेस हों चाहे वो अनलाइक चार्जेस हों, दोनों केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि वो कर्व की फॉर्म में आ जाती हैं। यहाँ पर भी कर्व है और यहाँ पर भी कर्व है। इसी तरह अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस की जगह दो नेगेटिव चार्जेस ले लें तो उस केस में भी जो बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो कुछ ऐसा ही होगा। तो हमारे पास पॉइंट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्मूथ कर्व्स भी हो सकती हैं। एक मैंने बात लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये डिसकंटिन्यूस होती हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव की सरफेस से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की सरफेस पर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके एंड हो गई, यानी कंटिन्यूसली वो आगे को नहीं बढ़ी। तो ये मेरे पास एक मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब यहाँ पर जो लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं।
अगर मैग्नेट के बाहर की बात करनी है तो लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो अंदर जो लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। अब ये जो लाइंस हैं मैग्नेट के केस में वो हमारे पास कर्व भी हैं और कंटिन्यूस भी हैं, डिसकंटिन्यूस नहीं है, यानी मुसलसल वो इस तरह से चलती रहती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लाइंस यहाँ से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे जाके एंड हो जाती हैं, यानी कि उनमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ होती हैं और डिसकंटिन्यूस कर्व्स होती हैं। स्ट्रेट लाइन के केस में तो हमें पता था कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये इधर को जा रहा है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये इधर को जा रहा है। अगर हमारे पास कर्व की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाए तो हम किसी भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर हम ये पता करना चाहते हैं कि चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मुझे ये वाला टेंजेंट बताएगा। तो किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कर्व की फॉर्म में हो, वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लास्ट में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे दो प्लेट्स के दरमियान। ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। हमने पढ़ा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की सरफेस पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की सरफेस से नेगेटिव की सरफेस तक जा रही हैं। अगर मैं इनसाइड प्लेट्स देखूं तो ये लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस हैं, यानी दो लाइंस का आपस में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है हर पॉइंट पर। तो इस केस में लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस होंगी। इससे ये होगा कि अगर मैं इस एरिया में किसी भी पॉइंट पर इस यूनिट एरिया को रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये यूनिट एरिया रखा तो इसमें से दो लाइंस गुजर रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो फिर भी दो लाइनें गुजर रही हैं, यहाँ पर ले जाऊँ तो फिर दो लाइनें गुजर रही हैं, यहाँ पर ले जाऊँ तो फिर भी दो लाइनें गुजर रही हैं। यानी कि इन प्लेट्स के दरमियान अगर मैं किसी भी पॉइंट पर डिफरेंट लोकेशंस पर अगर यूनिट एरिया को रखूँगा तो उसमें से गुजरने वाली नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो उनकी तादाद सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन प्लेट्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर रखने से नंबर ऑफ लाइंस सेम गुजरती हैं यूनिट एरिया में से, तो प्लेट्स के इनसाइड हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन इन एजेस पर हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकलती है ये वाली पॉजिटिव से, तो इसने इधर को जाना है, यानी ये जिसे कह लें आपके वंडर कर रही है, तो इसने नेगेटिव चार्ज में एंटर तो होना ही होना है। तो इसको ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नज़र आता है, तो ये लाइन इधर से इस तरह कर्व की फॉर्म में यहाँ पर एंटर हो जाती है। तो प्लेट्स के केस में फील्ड इनसाइड जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं और यूनिफॉर्म होता है, लेकिन एजेस पर हमारे पास जो लाइंस हैं वो कर्व की फॉर्म में होती हैं। इसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर औकात 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ लिया जाता है, वो ये है कि जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की होती हैं क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट एक्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ये है, यानी ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी तो हमारे पास इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक वेक्टर की एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ एक डायरेक्शन पॉसिबल है, ये दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो लाइंस का जो क्रॉस करना है वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो लाइंस क्रॉस करती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक से ज़्यादा डायरेक्शंस रखेगा उस पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते।